बेटा ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में, है ना। और Yes, sir. इसके साथ साथ ये फर्स्ट ऑर्डर के अलावा अलग तरह का टाइम पीरियड पे भी हम लोग बातचीत कर चुके थे, टाइम पीरियड का रिलेशन पे, और ये सब आप लोगों को नोट्स पे दिया गया और आज आप लोग का असाइनमेंट भेज दिए। चेक किए बेटा आपका असाइनमेंट? हाँ सर देखें। हाँ तो चलो। सर उसमें आंसर्स नहीं है। की आंसर है बेटा, आंसर नहीं, की आंसर है, सबसे लास्ट में जाइए। वो अच्छा नहीं, सबसे नीचे आंसर, की आंसर नहीं हुआ बेटा, वो भेज देंगे, सॉरी उसका की आंसर उसमें गया ही नहीं है। चलो तो जो पिछले क्लास में पढ़े थे बेटा, चलो कंटिन्यू करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करो। और जो लोग पिछला क्लास नहीं किए बेटा, थोड़ा देर वेट करो, जब पिछले क्लास का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा देर वेट करना, अगर कोई ऐसा है यहाँ पे जिसका पिछला क्लास नहीं हुआ, सो यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। Sir, option C. ऑप्शन सी। और कोई आंसर? एनी अदर आंसर? Yes sir, C. सबका आंसर सी आ रहा है? देखो तो कैसे सॉल्व किए बेटा इसको, आप लोग बताओ कैसे सॉल्व किए इसको। वो इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का KT इक्वल टू 2.303 log A0 by A, हाँ, दो बार ये फॉर्मूला लगाया। हाँ यानी कि देखो आप लोग जो तरीका से सॉल्व किए बेटा, उस पर डिस्कशन करेंगे, ध्यान से सुनना। और आप लोग देखो कि आप लोग जो मेथड इस्तेमाल किए उस मेथड से बनाने में और कोई और मेथड से बनाने में क्या होगा पहले, और जो लोग बिल्कुल नहीं बना पाए वो लोग भी सुनो। यहाँ देखो, अगर सबसे पहले आपसे बात करते कि हमारे पास मैटर क्या, तो देखो मैटर ये है कि A से बना B, और फर्स्ट केस में 0.8 मोल A कन्वर्ट हो गया 0.6 मोल B में, और ये कन्वर्शन में उसको 1 घंटे का वक्त लगा, 1 घंटे का वक्त लगा। अब ये बताओ कि अगर A 0.8 शुरू में था और 0.6 कन्वर्ट हो गया तो A बचा कितना? 0.2 मोल। 0.2 है ना, तो मेरा बचा हुआ ये हो गया 0.2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस सिंबल के हिसाब से ये A होगा और सिंबल के मुताबिक ये A नॉट होगा, ठीक है। अब अगर यहां से हम लोग K की बात करेंगे तो K का फॉर्मूला होगा 2.303 बाई T लॉग A0 बाई A, और यहाँ से A0 का वैल्यू पुट कीजिए, A का वैल्यू पुट कीजिए, T का वैल्यू पुट कीजिए, K का वैल्यू निकाल लीजिए। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, क्या देखो सेकंड फिर से वही बोल रहा है कि वही A से B में कितना टाइम लग जाएगा अगर 0.9 मोल A, तो 0.9 को देखो हम क्या ले रहे हैं, 0.900 इज कन्वर्टेड टू हाउ मच, 0.675 B। तो बोल A बचा कितना? 0.225 है ना। इसका मतलब ये मेरा A का सिंबल हो गया बेटा, और ये हो गया मेरा A नॉट का सिंबल, ठीक है। अब T निकालना है तो T के लिए क्या लिख सकते हैं, 2.303 बाई K लॉग A नॉट बाई A। अब यहां से जो K का वैल्यू निकालोगे फर्स्ट इक्वेशन से, उसको यहाँ पुट कर दो। A0 का वैल्यू आपके पास है, A का वैल्यू सॉल्व कर लो। बोलो बात समझ में आया? Yes sir. Yes. ये तो हो गया बेटा कंसेप्ट की बात। अब ध्यान से देख और समझ खेल कैसे खेलना है, ऐसे नहीं खेलना जैसे आप खेले बेटा। ओरली बनेगा बेटा, सम्स ओरली देखोगे। बोलो सबसे पहले ये बताओ फर्स्ट कंडीशन में A0 कितना है बेटा? 0.8 है ना। अब यहां से सोचो, मेंटली सोचो, अगर 0.8 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 0.4। इसका मतलब ये T हाफ हो गया, है ना। फिर से हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 है ना। यानी कि 0.8 से लेकर के 0.2 जाने में उसको कितना टाइम लगा? 1 hour। इसमें जाने में लगा 2T हाफ, 2T हाफ है ना। अच्छा अब ये बताओ 0.990 का आधा कितना होगा बेटा? 0.3450 और इसका आधा कितना होगा? 0.225। कितनी बार T हाफ लगा?
2 2T half. और फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कांस्टेंट होता है ना। हाँ हाँ, तो अगर पहला में भी 2T हाफ लगा, दूसरा में भी 2T हाफ लगा, तो बोलना टाइम कितना होना चाहिए? 1 hour. 1 hour. पकड़ में आया? Yes, देखो, sir. इतना कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, आप मेंटल कैलकुलेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, चलो इसको ट्राई करो, ट्राई दिस वन, इसको बनाओ। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, या कर जाएगा 11 कर बाद। Sir, option A. हाँ बोलो, आंसर बोल। Sir, option A. Option A. Option A. A. चलो, जो लोग नहीं बना पाए देखो, ए बताओ बेटा, 0.1 का हाफ कितना होगा? 0.1 का हाफ कितना होगा, बोलो। 0.05. 0.50, हाँ 0.050 है ना? 0.05. 05. और इसका हाफ कितना होगा बेटा? 0.025. 0.025. तो देख, तो क्वेश्चन यही पूछा ना, फिर से कितना हाफ लाइफ का खेला बेटा, बोल। 2. 2T half. हाफ लाइफ का टाइम 40 मिनट, तो हाफ लाइफ का वैल्यू बोल, बोलो। 20 minutes. 20 minutes. तो इससे ये पता चल गया कि इसमें टी हाफ का वैल्यू हम लोग निकाल लिए 20 मिनट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो, क्वेश्चन में तुमसे मांगा क्या बेटा? रेट। भाई फर्स्ट ऑर्डर का रेट कैसे लिखा जाएगा? R इक्वल्स टू KA, है ना? और क्वेश्चन पे हाँ। A का वैल्यू दे दिया 0.01, और K के लिए क्या लिख सकते हैं? 0.693 बाई टी हाफ 2T half. Yes. into A is 0.01, rest is your calculation। बोलो, समझ में आया बात? Yes, हाँ sir. sir. ठीक है, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। So option C. Yes sir. Option C. बाकी लोग और कोई बेटा? और कोई? देखो, और इस क्वेश्चन को समझो बेटा, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया सारा प्रेशर का खेल है, ठीक है? और यहाँ सुनो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि PV इज इक्वल्स टू nRT हो रहा है, तो प्रेशर के साथ नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहां पे मोल की बात होगा हम लोग वहां पे प्रेशर की बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, चलो मान लेते इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B और इसको नाम दे दो C।
तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, A gives B plus C। अब जब टाइम जीरो था टाइम, तब इनिशियल प्रेशर कितना था 80 mm। इसका मतलब ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। और जब टाइम 20 मिनट हो गया, तब ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 80 माइनस पी, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा P। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि जब टाइम 20 मिनट्स था तो टोटल प्रेशर 180 है। इसका मतलब ये होगा कि 80 माइनस पी प्लस टी प्लस टी इज इक्वल्स टू 120। तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, देखो तो ये और ये कट के टी का 40। वैल्यू 40 आ गया। यानी कि इसका वैल्यू कितना आया बेटा, बोलो कितना, 40 होगा ना, 80 माइनस 40। हाँ तो सर इनिशियल 40 इनिशियल कितना था बेटा, इनिशियल 80, अब फाइनल 80 कितना हुआ, 20, सॉरी 40, 40, 40 है ना। 80 से 40 में तो हाफ हो गया, इसका मतलब जो भी टाइम लगेगा उसी का नाम टी हाफ होगा। हाँ यस सर। तो कितना टाइम लगा बेटा, 20 मिनट। हाँ तो टी हाफ 20 मिनट होगा। हाँ आता है समझ में। यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन दिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। सर परफेक्ट। अब देखो, अगर आप बेटा इसको डिराइव करके करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर तुमको याद होगा पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि T99.9 इज 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, और हम लोग पढ़े थे बेटा T99 इज 6.66 टाइम्स ऑफ टी 6.66। हाफ, है ना। अच्छा, यस सर। 6.66 का मतलब क्या होता है, 20/3 10 होता है। by 6.66 का मतलब क्या होता है, 20/3 होता है 20/3। है ना। तो सोचो ये 20/3 है। अब इसका रेशियो निकालो, तो टी हाफ कट गया, तो देखो तो यार T99.9 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू T99। चेक करो तो ये रिलेशन आ रहा है। यस सर सर। आप तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे चुके हैं। हाँ डायरेक्ट दे चुके हैं, वही बता रही है, डायरेक्ट दिया होगा ऑफकोर्स। हाँ अगर यहाँ तक अगर तुमको याद है, सोचो तो आपका 5 सेकंड का खेला बेटा, करना कुछ नहीं, 3/2 इंटू 32 कर देंगे, ये हाँ कटेगा 16, 16 इंटू 3 40, डायरेक्ट बन जाएगा आपका, यस है ना। सर। तो यही हाँ कहना मेरा सर। भी बेटा कि जो फॉर्मूला दिया अभी आपका चॉइस है कि आप कहाँ तक उसको याद रखोगे। जितना ज्यादा डेटा आपके माइंड में स्टोर होगा बेटा, आपको उतना कम टाइम लगेगा प्रॉब्लम को बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन।
पहले गेस करो किस फॉर्मूला से बनेगा बेटा। याद आया बेटा ये चीज, ये फॉर्मूला? Yes, sir. Yes, अच्छा ये sir. बताओ तो क्या पढ़ाए थे कि इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते वक्त पीबी बाई यू का रेशियो कैसा होना चाहिए, कैसा रेशियो होना चाहिए? सर मोल्स और मॉलिक्यूल्स का रेशियो। हाँ, अब देखो तो, अब क्वेश्चन में देखो, फॉलो करो। पीबी का मास कितना दिया बेटा? 0.618 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, है ना? और उसका एटॉमिक मास कितना है? 206, ये मोल निकल गया। उसी तरह यूरेनियम का मोल निकालो, कितना मोल है? तो 0.238 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 बाई उसका कितना बेटा? 238। अब अगर यहाँ से पीबी बाई यू का रेशियो निकालते हैं तो सॉल्व करके आप लोग देखो तो 3 आ रहा है, चेक करो तो, चेक करो 3 आ रहा है। आ रहा 3? Yes, sir. अब अगर इस वैल्यूज को हम पुट करना शुरू करते तो देख बेटा 2.303 बाई के लॉग 4 हो जाएगा, हाँ है ना? अच्छा क्या कह सकते हैं बेटा? दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली 2 इंटू टी हाफ होना चाहिए। Yeah. बोलो, होगा? Yes, sir. है हाँ ना? सर। और टी, और हमारे क्वेश्चन पे टी हाफ का वैल्यू कितना दिया बेटा? ये है, तो बोल आंसर कितना आएगा? B. आया समझ में बात? हाँ सर। हाँ ये अगला सर. क्वेश्चन बेटा। हेल्प करो इसका। ए बेटा लोग, तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो बेटा, सुनो ध्यान से, सब कुछ बताएं, दोबारा C. समझा रहे हैं। Sir, C. हाँ, इतना टाइम नहीं लगना 0.16. चाहिए। देखो तो क्या आप लोग को याद है ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ाए थे? ए बाई ए नॉट इक्वल्स टू हाफ टू द पावर n, और पढ़ाए थे टी बाई टी हाफ इक्वल्स टू n। याद है ये फॉर्मूला? तो चलो मेरे से बात करो, क्वेश्चन पढ़कर बताओ, क्वेश्चन में टी कितना, टी हाफ कितना? क्वेश्चन में टी कितना, टी हाफ कितना? T24 hours. T24. n का वैल्यू 4 आएगा बेटा। Yes, तो sir. ये कितना हाँ, हो गया? सर। 4 पुट कर 1/16 आएगा। हाँ अब क्वेश्चन में ये बताओ कि पढ़ के ये क्या है, ए है या A0? व्हाट इज दिस? 0.01 इज ए और A0 व्हाट इज दिस? A. ए, है ना? इसका मतलब अब पुट करो वैल्यू, ए के जगह पे पुट करो 0.01, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये आंसर आ रहा है। ए नॉट का आंसर मिला। हाँ सर. Yes, sir. चलो अब अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे बेटा, ध्यान से सुनना। क्या पढ़ने जा रहे? फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिए बेटा, अब पढ़ने जा रहे सेकंड ऑर्डर। लेकिन सेकंड ऑर्डर में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले जितना बेटा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पे पढ़े। पर सेकंड ऑर्डर के मामले में एक जो चीज बताने जा रहे उसको पहले ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन का जवाब दो। आपके सामने कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं, r इक्वल्स टू के ए स्क्वायर
R equals to K A B, R equals to K A to the power half, B to the power 3/2, R equals to K A 7/4, B to the power 1/4. बोल, इन चार रिएक्शन में, इन चार रेट लॉ में किसको आप सेकेंड ऑर्डर कहोगे? विच वन इज सेकेंड ऑर्डर? All, sir. Sir, all of them. ऑल ना? All. ऑल। और हाँ। बोलो तो ऐसा कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग? अभी तो चार ही बना, ऐसा कितना बना सकते हैं बेटा? तो बहुत सारा सर। है ना, हाँ, infinite बहुत बन सकता है ना? अब सुनो, आप लोग पिछले क्लास में हम लोग इस पे बात किए थे, इसका ग्राफ पे बात किए थे, इसका हाफ लाइफ पे बात किए थे, याद करो। इसका ग्राफ हाँ, ऐसा था ना, 1/a t, ग्राफ ऐसा था, ठीक है? तो हाँ। आप अभी जो सेकेंड ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला आप सेकेंड ऑर्डर पढ़ चुके हैं बेटा, अब ये पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला, ये नहीं। यानी कि अब आप एक ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक नहीं बल्कि दो रिएक्टेंट है, और हर रिएक्टेंट फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। चेक करो तो, हाँ सर। ठीक है? अब देखो यहां से इसी इक्वेशन के लिए जो हम लोग लिखे बेटा कि a प्लस बी प्रोडक्ट p, और इसके लिए अगर रेट लॉ मिलता r इक्वल्स टू k a b, उसका बेटा ये इक्वेशन है, रट जाइए। इसका डिराइवेशन आपको नहीं जानना है, रट जाइए। और सिंबल को समझ लो बेटा, बोलो व्हाट इज स्मॉल a हेयर? Reactant. स्मॉल a इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। देखो एक ही बात है, दोनों फॉर्मूला मिला सेम है बेटा, ऊपर नीचे को मिला। स्मॉल b की जगह पे b नॉट, देखो स्मॉल b की जगह पे b नॉट, है ना? और a माइनस x की जगह पर a मिला, तो सब कुछ सेम है। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको रटना है, और इसको रटने के बाद इसका एक एप्लीकेशन समझाने जा रहा है, वो समझ। कभी आप लोग ये पढ़े हैं? देखो तो, और इसका कोई मतलब बताओ तो। पढ़े हैं बेटा आप लोग ये? Yes, sir. कौन बताएगा क्या होता है? सर एक्सेस वाटर लेते हैं। नहीं, पहले सुनो। नहीं, देख के लगता है कि सेकंड ऑर्डर हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। सुन बेटा, ध्यान से सुन, ये दोनों गलत। अब सुनो, सीधे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसको कहेंगे? तो जवाब है कि आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा जिसमें वन ऑफ द रिएक्टेंट अगर एक्सेस में ले लिया जाए तो इट विल बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बिहेव लाइक फर्स्ट ऑर्डर, देन इट विल बी कॉल्ड। समझ में आ रहा है? तो अब एक सवाल का जवाब दो कि R इक्वल्स टू k a स्क्वायर, ये भी सेकंड है ऑर्डर है। R इक्वल्स टू k a b, ये भी सेकंड ऑर्डर है। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर किसमें एप्लीकेबल है? एक नंबर वाले में या दो नंबर वाले में? बोल। दो नंबर वाले। एक नंबर में बेटा अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने लैंग्वेज को देखो, क्या कहा गया? वन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट होना चाहिए, है ना? और एक नंबर वाले में तो बेटा एक ही रिएक्टेंट है, जबकि दो नंबर वाले में दो रिएक्टेंट। क्लियर है? अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देने जा रहे बेटा, ध्यान से देखना। तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर का फंडामेंटल बता दिए, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ देखो। यहाँ देखो, R इक्वल्स टू k a b। आप लोग चूज करो, बोलो A और B में किसको एक्सेस में लेना चाहते हो? B को, चलो B को एक्सेस में ले लेते हैं। अब अगर सोचो B एक्सेस में चला जाए बेटा, B अगर एक्सेस में चला जाए, एक्सेस में जाने का मतलब होता है वो कांस्टेंट हो गया। अब सोचो ये कांस्टेंट को मिला करके एक नया कांस्टेंट बना देते k डैश। अब देखो तो ये बन गया ना फर्स्ट ऑर्डर। हाँ सर। ठीक है? तो अगर आप तो वो कांस्टेंट कैसे हो गया सर? कौन कांस्टेंट बेटा? सर बी एक्सेस में लिया तो वो कांस्टेंट क्यों तो हो आप गया? एक्सेस में लोगे, केमिस्ट्री में के लैंग्वेज में बेटा वो कांस्टेंट होता है। यहाँ देखो समझाते हैं, यहाँ देखो, ये देख, अगर आपको हम ये लिख करके देते हैं Cl माइनस गैस प्लस H2O, Cl माइनस एक्वस, तो बताओ तो यहाँ कितना पानी इस्तेमाल करते हैं हम लोग? याद रखना, किसी को अगर एक्सेस में लिया जाए ड्यूरिंग रिएक्शन तो वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है बेटा। देखो समझाते हैं कि सोचो, देखो एक लॉजिक से बताते हैं। सोचो आपको रिएक्शन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल की जरूरत है,
और आप 1,00,000 मॉलिक्यूल ले लिए, 10⁵ मॉलिक्यूल्स ले लिए, एक्सेस हो गया, बहुत ज्यादा ले लिया है ना, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ एक ही हुआ, तो बोलते ये वैल्यू चेंज हुआ? नहीं सर, नहीं ना, बात समझ में आ रहा? अप्रोक्सीमेटली नहीं हुआ। अप्रोक्सीमेटली, तो वही कह रहे बेटा, अगर कोई चीज एक्सेस में चला जाए इट विल बिहेव लाइक अ कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा? यस सर। अब देखो इसका एक और प्रूफ दिखाते हैं। आप लोग किसको एक्सेस में लेना चाहते बेटा? कौन एक्सेस में था? बी। अब सोचो, अब देखो फिर से दिखाते हैं। इस इक्वेशन पे ध्यान देना बेटा, इस पे ध्यान दो, और यहाँ से कुछ सवाल का जवाब दो। अगर b को आप एक्सेस में ले लिए तो बताओ b माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट? बी। अब ये बताओ a माइनस b इक्वल्स टू व्हाट? ए नहीं सर, बी तो एक्सेस है। सर ए माइनस बी। माइनस माइनस बी। अरे भाई, जो एक्सेस होता है उसके मुकाबले में सामने वाले को हटा देते हैं ना, नेग्लेक्ट कर देते हैं ना। हाँ नहीं सर, कर सकते ना? इसमें कैडबरी डालोगी ना? नहीं, इसमें कैडबरी डालो, इसमें काट डालो। तो चलो, तो इस कंडीशन जो हम लोग बेटा ये दोनों लिए, इसको इसमें अप्लाई करते थे। मेरे साथ करना, बोलो क्या लिखेंगे? k इक्वल्स टू 2.303 बाई, बोलो क्या लिखेंगे? माइनस बी इंटू टी। है ना? अब बता लॉग क्या लिखेंगे? बोलो लॉग की यही लिखेंगे। हाँ। अब देखो यहाँ से b और b तो कट गया बेटा। अच्छा, ये b तो एक्सेस में है, b माने एक्सेस, तो एक्सेस का मतलब कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास भेज दे, और ये माइनस का साइन जो है बेटा, इस माइनस साइन को लॉग के पास भेज दे। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट इक्वल्स टू 2.303 बाई टी, और माइनस अगर लॉग में चला जाएगा तो बोल क्या बन जाएगा? ए बाई ए माइनस तो कौन सा ऑर्डर दिखा? फर्स्ट ऑर्डर। वो प्रूफ। यस सर। तो यहाँ से भी प्रूफ हुआ ना कि अगर सेकेंड ऑर्डर में एक को एक्सेस में डाल दे तो फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा। देखो मैथमेटिकल प्रूफ आपके सामने है। आया बात समझ में? यस सर। तो चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो, पढ़ो और जवाब दो। बी सर, बी। चलो बात करते बी होगा कि नहीं। ये देख बेटा, पहले रेट लॉ पे ध्यान दे। ये देखिए रेट लॉ दे दिया है, ये आपका रेट लॉ दे दिया है, और क्वेश्चन पे क्या बोला है? एसिड का कंसंट्रेशन डबल किया जा रहा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन डबल किया है। ध्यान रखो। अब एक एक स्टेटमेंट का एनालाइज करते हैं। सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट कौन है? ये के है, और ये कौन सा कहलाएगा? सीरो फर्स्ट ऑर्डर कांस्टेंट के डैश, है ना? इसका मतलब के डैश किसके बराबर है? के डैश है के इंटू एच प्लस के बराबर, यही है ना बेटा? और बात करते हैं, बोलो पहला लाइन, सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट डबल होगा, तो बोल तो क्या अगर इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे तो क्या ये डबल होगा? नहीं सर, होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आ जाओ, बोला सीडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट डबल। अब बोलो इसको अगर डबल करेंगे तो क्या ये डबल होगा? यस सर, होगा। और हमारे पास क्या दिया हुआ? R इक्वल्स टू के एच प्लस एंड स्टर। अब फिर से बोलो इसको अगर डबल करेंगे तो क्या रेट डबल होगा? यस सर। मतलब ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बताओ तो आंसर क्या होगा? होगा बी। यस सर, आया समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। और सुनो, अगला जो दो टॉपिक है बेटा, ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, बस इसलिए आपको बता दे रहे कि अगर आप अच्छे लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठोगे तो इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। पैरेलल, याद है पैरेलल रिएक्शन पर हम बात किए थे?
ग्राफ के दौरान सारा फॉर्मूलाज बेटा दे दिया गया, देखिए आप खुद से पढ़िए। बस एक चीज पे आपका ध्यान लाना चाहेंगे, इस पे ध्यान दे दो। क्वेश्चन यहीं से सबसे ज्यादा पूछता है। देखो क्या पूछ रहा है, कितना फ्रैक्शन ए बना। तो अगर ए का फ्रैक्शन निकालना है बेटा तो ए का के लेना बाई टोटल के ले लेना। इसी तरीके से अगर बी का निकालना हो तो बी का के लेना बाई टोटल के ले लेना। ठीक है, और इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए सम्स को सॉल्व करो। बताओ तो देखो आंसर क्या आएगा। B. B. ठीक है, समझाया बेटा। इसी तरीके से ठीक है ना। अब आओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे, कलिजन थ्योरी। देखो कलिजन थ्योरी क्या कहता है, सुनो। कलिजन थ्योरी का फंडामेंटल समझ ले क्या कहता है बेटा। कलिजन थ्योरी ये कहता है कि अगर रिएक्टेंट, समझना लैंग्वेज को, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा तो ही केमिकल रिएक्शन होगा। कलिजन नहीं होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ये पहला पॉइंट। लेकिन फर्दर ये कहता है कि कलिजन को इफेक्टिव होना होगा। जब तक कलिजन इफेक्टिव नहीं होगा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। और कलिजन को इफेक्टिव होने के लिए दो रुकावट है जिसको क्रॉस करना होगा। एक रुकावट का नाम एनर्जी बैरियर और एक रुकावट का नाम ओरिएंटेशन बैरियर। सिंपल है बेटा, एकदम फंडामेंटल दिमाग में बैठा लो। कलिजन होगा तो रिएक्शन होगा। हर कलिजन से रिएक्शन नहीं होगा। जिस कलिजन के वजह से रिएक्शन होगा उसको इफेक्टिव कलिजन कहेंगे। और एक कलिजन को इफेक्टिव होने के लिए दो रुकावट को क्रॉस करना होगा, दो बैरियर को क्रॉस करना होगा। एक एनर्जी बैरियर बेटा और एक ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक, अब आप सबसे पहले ओरिएंटेशन बैरियर को समझते हैं। ओरिएंटेशन बैरियर क्या हो रहा है। मान लो मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है A2B2 और प्रोडक्ट आपको क्या दे रहा है AB 2AB। अब सोचो ये A2 का मॉलिक्यूल है बेटा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन, और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक और मॉलिक्यूल B2 का ले लेते हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दोनों कोलाइड कर दिया। एक और कंडीशन ले लो, ये रहा आपके पास A2 मॉलिक्यूल जो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है और एक इस तरफ ओरिएंटेड है और दोनों कोलाइड किया। एक और कंडीशन ले लो, यहाँ पर A2 मॉलिक्यूल है जो इस तरफ अप्रोच कर रहा है और यहाँ पर B2 मॉलिक्यूल है बेटा जो इस तरफ अप्रोच कर रहा है, कोलाइड किया। अब जवाब दो, 1 नंबर कलिजन, 2 नंबर कलिजन, 3 नंबर कलिजन। किस कलिजन के वजह से केमिकल रिएक्शन होगा। 3 नंबर है ना। Three. यहीं से देखो ना, लैंग्वेज को समझो। कलिजन तो तीनों में हुआ लेकिन तीनों में केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जब तक कि सही ओरिएंटेशन ना हो। और इस कलिजन के बाद तो ऐसा कोई एक हालत पैदा होगा, ऐसा कोई स्टेट बनेगा A B। हाँ सर। और थोड़ी देर Yes, के बाद फिर जब दोनों अलग हो जाएगा Yes, तो ये एक प्रोडक्ट बना दिया और ये एक प्रोडक्ट बना दिया, बन गया 2AB। जी ये जो बीच में Yes, sir. स्टेट तैयार होता है बेटा इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, पढ़ेगा ट्रांजिशन स्टेट सुने। हाँ सर सुन। Yes, sir. तो हो गया बेटा ओरिएंटेशन बैरियर का। ठीक है, और ओरिएंटेशन बैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास है एनर्जी का बैरियर। आइए एनर्जी बैरियर पे बात करते हैं। देखो मान लो ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है R, उसके पास 8 जूल एनर्जी है और ये एक रिएक्शन में टेक पार्ट करना चाहता है। टेक पार्ट करने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए। तो बोल कहाँ रुकावट है और कितने का रुकावट है। 2 जूल का। 2 जूल 2 जूल का। का रुकावट है ना। अगर ये 2 जूल का रुकावट को ओवरकम कर दिया जाए, अगर ये 2 जूल का रुकावट इसको सप्लाई कर दिया जाए तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पर लैंग्वेज, जो रुकावट है बेटा उसका नाम एक्टिवेशन एनर्जी और जो पहले से मौजूद है उसका नाम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और जो जरूरत है उसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। 3 टर्म है बेटा यहाँ पर। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मैक्सिमम एनर्जी जो चाहिए एक रिएक्शन को होने के लिए, लेकिन रिएक्टेंट के पास जनरली इतना होता नहीं है। तो जितना शॉर्ट पड़ जाएगा उस शॉर्टेज का नाम एक्टिवेशन एनर्जी और जो पूरा पूरी चाहिए उसका नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी।
ये डायग्राम देख करके बता तो ओरिएंटेशन बेरियर समझ में आ रहा है? हाँ। पहला 2 पॉइंट पढ़ बेटा, पढ़कर बता। पहला 2 पॉइंट पढ़, अब पढ़कर बताओ कि कौन सा 2 वर्ड है हमारे पास, तो वर्ड से इन दोनों डेफिनेशन को अलग किया जा सकता है। Find the 2 words which will differentiate these 2 definition. The definition of सर उसमें energy and the definition of threshold energy. हाँ सर, पहले भी कोलाइड नीचे में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। बोलूं सर, बोलूं। एक में पार्टिसिपेट करना और एक में केमिकल रिएक्शन। ওই লোকের কথা তো যেটা ওই মেটে বুঝে কথা বল। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হুম 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 ঠিক আছে স্যার, শুনুন না, আমি তো বললাম আমি আজকে অফিসে ঢুকবো স্যার, ধরুন 6টা নাগাদ আসছি স্যার, 6টা থেকে 9টা আর কি, তখন বসে সব ডিসকাশন करबो স্যার, ठीक है? बोल बेटा, समझ आ रहा? 2 वर्ड कीवर्ड समझ में आया? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होना चाहिए? पॉजेस, वो होना चाहिए, लेकिन जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है, तो जो जरूरत पड़ेगा उसका नाम एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया बेटा? यस सर। थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। पढ़ो। फोर्थ पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा रिएक्शन उतना स्लो होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये बताओ कि पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है? सब बढ़ाते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा बेटा? घटा देगा। घटा देगा। कैटलिस्ट डिक्रीज कर रहा है, सिमिलरली नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा। आखिरी लाइन पढ़कर देखो तो समझ में आ रहा? आखिरी पॉइंट पढ़ो। हाँ सर। तो ट्रांजिशन स्टेट में कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है। अब और बेटा इस पे हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पे बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, ग्राफ का लैंग्वेज सीखो। ये देखो, इस वक्त जो ग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ग्राफ का जो ये होगा, ये वाला वाई एक्सिस होगा एनर्जी, और एक्स एक्सिस को या तो हम लोग इस नाम से पुकारते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब बात सुन ले, दुनिया का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अगर एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के वर्सेस ग्राफ ड्रॉ करना बेटा, तो ग्राफ हमेशा यही बनेगा, हमेशा ये बनेगा। बस अब आपका ड्यूटी है कि इसको पढ़ना कैसे, वो लैंग्वेज सीख लो, ग्राफ को स्टडी करना सीख लो। तो ग्राफिकल प्रॉब्लम को बोलो, यहाँ से रिएक्शन शुरू हुआ, मतलब इस पोजीशन पे रिएक्टेंट बैठा हुआ और यहाँ पे कौन बैठा हुआ? प्रोडक्ट बैठा हुआ। अब अगर पूछेंगे इस हाइट का नाम क्या है, तो आप कहोगे सर इस हाइट का नाम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। इस हाइट का नाम क्या है? इसका नाम है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर कहेंगे इस हाइट का नाम क्या है, इसका नाम हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। एक ग्राफ में याद रखना। और अगर पूछा जाए इस हाइट का नाम क्या है, इस हाइट का नाम होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब याद करो, थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़े थे? EA इज इक्वल्स टू ET माइनस ER। तो देख तो ग्राफ में ER कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक ER है, दिस इज ER। और अगर इतना निकाल दे तो जो बच जाएगा बेटा वही EA होगा। तो देख यहाँ से लेकर के यहाँ तक EA दिखाया जा रहा है। तो टेक्निकली आप क्या याद रखोगे? टेक्निकली आप क्या याद रखोगे बेटा, कि जब भी अपने को ग्राफ में एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करने का तरीका क्या होगा? जहां से रिएक्टेंट है बेटा, वहां से लेकर के आप मैक्सिमम हाइट तक चले जाओ,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और लाइन आपके सामने ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन की अगर बात करेंगे, ये वाला लाइन, तो ये एक्टिव एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है और इस गैप का नाम क्या है? इस गैप का नाम है डेल्टा एच। अब ये बताओ तो डेल्टा एच का क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यही होता है ना डेल्टा एच का मतलब? यस सर। ठीक। यस सर। अच्छा, अब ग्राफ देखकर बताओ कि डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब आप इस वक्त जिस ग्राफ को देख रहे हो वो किस तरह का रिएक्शन का ग्राफ है? एक्सोथर्मिक का ग्राफ। हाँ। ठीक है, फिर से देखो, बोलो, चलो बात करते हैं, बात करना। यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, बोल इसका नाम क्या? एनर्जी एनर्जी ईपी। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन। एक तो समझ में आ रहा है बेटा? डेल्टा एच और इस बार देख लो डेल्टा एच पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। मतलब ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है। पैटर्न पकड़ लो। एक्सो का बनाना है बेटा तो रिएक्टेंट को ऊपर रखना, प्रोडक्ट को नीचे रखना, और अगर एंडो को बनाना है तो रिएक्टेंट को नीचे कर देना, प्रोडक्ट को ऊपर कर देना। आ रहा समझ में बात? यस सर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सोच समझ के जवाब देना बेटा। ग्राफ देखकर जवाब दो। एक्सो और एंडो किसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? एंडो का। एंडो का। एंडो। एंडो का, है ना? इसको रट जाओ, ये आपके लिए एक स्टेटमेंट होगा जो आपका रटा हुआ होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एंडो ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्सो। रटो बेटा, इसको रटो रटो रटो, बहुत ये होगा। आओ, दो ग्राफ पढ़ लिए बेटा, तीसरा ग्राफ में चलते हैं। यहाँ देखो, और इस बार क्या ग्राफ पढ़ने जा रहे सुन लो। मान लेते हैं ए रिवर्सिबल बी, मतलब रिएक्टेंट रिवर्सिबल प्रोडक्ट, रिवर्सिबल की बात करते हैं, ठीक है? चल बोल, यही बनेगा इसका नाम। अगर यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या होगा बेटा? ईआर होगा। इसका नाम ईपी, इसका नाम ईए। इसका नाम ईटी। अच्छा, इसका नाम बताओ तो जरा देखो। ईटी माइनस ईपी। फिर से देखो, इसका नाम बताओ। तो सुनो उसका नाम क्या समझाते हैं बेटा लोग, सुन ध्यान से, बोल। इस बार किस तरह का रिएक्शन का ग्राफ बना रहे हो? व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट होगा? जवाब दो। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होगा? आर ना पी? बोल, आर ना पी? सर पी। है ना? तो बेटा अगर बैकवर्ड के हिसाब से देखेंगे तो इसका नाम बी एक्टिवेशन, बैकवर्ड रिएक्शन। ये फॉरवर्ड होना चाहिए, देखो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या सीखे थे, फिर से याद दिला रहे बेटा। एक्टिवेशन एनर्जी बनाने के लिए जहां से रिएक्टेंट होगा वहां से लेकर मैक्सिमम हाइट चले जाना। देखो तो दोनों बन रहा है कि नहीं? रिएक्टेंट से मैक्सिमम हाइट का फॉरवर्ड है बैकवर्ड। आ रहा बात समझ में? वेरी गुड। স্যার আর একটু বলবেন? কি বলবো বল? স্যার ওটা একটু বলুন, সেই ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ডটা। এখানে আমার একটাই কথা, রিঅ্যাক্ট্যান্ট থেকে ম্যাক্সিমাম হাইট অ্যাক্টিভেশন এনার্জি হবে, বল। ঠিক তো? এটা মানছিস তো? হ্যাঁ। তাহলে দেখ তো আমার ফরওয়ার্ডে এই রিঅ্যাকশন, ফরওয়ার্ডে রিঅ্যাকশন কোনটা বলতো? ফরওয়ার্ডে রিঅ্যাকশন কোনটা? এইটা। হ্যাঁ। তাহলে এখান থেকে যে ম্যাক্সিমাম হাইট যাব এটা আমার ফরওয়ার্ড এর অ্যাক্টিভেশন এনার্জি হবে, আর ব্যাকওয়ার্ডের জন্য এটা আমার রিঅ্যাকটেন্ট। হ্যাঁ। তাহলে ব্যাকওয়ার্ড এখান থেকে যেটা ম্যাক্সিমাম হাইট যাব সেটা আমার ব্যাকওয়ার্ড অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। হ্যাঁ, এটাই তো বললাম। বল তোর 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 डाउट की बोल। हाँ सर ठीक है। ठीक है, बेटा लोग ध्यान से सुनना, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुआ। अब बोल, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, याद रखना ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला दे रहे बेटा, सुन ले। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए याद रखना फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। चेक कर तो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? नेगेटिव आना भी चाहिए बेटा। आप देखो जिस ग्राफ को आप पढ़ रहे हैं वो ग्राफ एक्सो का ग्राफ है। चलो एक बार फिर से बात करते हैं, एक बार वन मोर ट्राई। अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन, अगेन रिवर्सिबल रिएक्शन। आप लोग फिर से प्रैक्टिस किया बेटा। बोल, यहाँ पे रिएक्टेंट,
यहाँ पे प्रोडक्ट, तो बोल इसका नाम ER EP EP इसका नाम sorry इसका नाम EA E इसका नाम EAB और इस बार अप्लाई कर तो Delta EAF H माइनस EAB बोल, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है ना? हाँ अब एक क्वेश्चन का जवाब देना, बोल फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा ना बैकवर्ड का? फॉरवर्ड फॉरवर्ड का और एक बार चिंता कर, और एक बार सोच बेटा लोग, फॉरवर्ड बड़ा ना बैकवर्ड बड़ा? चलो फिर से जवाब दो, एक्सो बड़ा ना एंडो बड़ा? एंडो बड़ा एंडो बड़ा। गधे लोग सुन ले ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहे, एंडो और एक्सो में एंडो ऑलवेज बड़ा, एंडो विल बी ऑलवेज ग्रेटर। लेकिन अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड में बात करेगा कौन बड़ा कौन छोटा, तो आंसर याद रखना कोई भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि फॉरवर्ड बड़ा बैकवर्ड छोटा, तो इसके हिसाब से डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव आएगा, चेक कर। अगर आप बोलोगे फॉरवर्ड बड़ा बैकवर्ड छोटा, तो डेल्टा एच विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, सोच। है ना? तो फिर फॉरवर्ड बड़ा या बैकवर्ड बड़ा, तो आंसर सुन ले, बोलेगा सर अगर फॉरवर्ड एंडो है तो फॉरवर्ड बड़ा हो जाएगा, बैकवर्ड छोटा हो जाएगा, और अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो फॉरवर्ड छोटा हो जाएगा, बैकवर्ड बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? बात समझा बेटा? Yes, sir. रिपीट कर रहे, एंडो एक्सो में एंडो ऑलवेज बड़ा, लेकिन फॉरवर्ड बैकवर्ड में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब देखो एक और ग्राफ, फिर से ग्राफ पे बात करते हैं, सोचो। इस ग्राफ के ऊपर एक और ग्राफ बेटा प्लॉट कर रहे हैं, और इस ग्राफ के नीचे भी एक ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, 3 कलर बेटा देख रहे हैं आप लोग, ब्लैक है, ब्लू है और रेड है, बोलो, और 3 ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। अब किसको विथ कैटलिस्ट कहना चाहोगे, विथ पॉजिटिव कैटलिस्ट कहना चाहोगे, कौन विथ नेगेटिव कैटलिस्ट है, कौन विदाउट कैटलिस्ट का ग्राफ है? विदाउट कैटलिस्ट सोचो। विदाउट कैटलिस्ट ब्लू वाला है और रेड वाला पॉजिटिव कैटलिस्ट, ब्लैक वाला नेगेटिव कैटलिस्ट। हाँ वो वाला नेगेटिव। बोलो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट को रेट को बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। रेट बढ़ेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा। और एक्टिवेशन एनर्जी कम करेगा रेट, तो रेड वाला हो गया आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट, ब्लैक वाला हो गया आपका नेगेटिव कैटलिस्ट, और ब्लू वाला हो गया विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट डाउट है तो बोलो, विदाउट कैटलिस्ट। डाउट है तो बोलो। नहीं सर। नहीं? नो सर। अब एक और चीज देखो, अब आपको हम एक और रिएक्शन पे ले चल रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ये बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या देता है? इंटरमीडिएट। वेरी गुड। उसके बाद जाके आपको क्या मिलता है बेटा? प्रोडक्ट, है ना? अब सुन, अगर इस तरह का ग्राफ आपको बनाना हो, इसका ग्राफ बनाने का तरीका देखो, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और यहाँ पे इंटरमीडिएट, ग्राफ सेम बन रहा है, ठीक है? क्योंकि ये हाइपोथेटिकल ग्राफ है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये देखो, अब बताओ तो दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों ग्राफ में एक्सो और एंडो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं कि मान लो ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है बेटा, तो ये स्टेप 1 का ग्राफ बना, ये स्टेप 2 का ग्राफ बना, स्टेप 1 का ग्राफ बना, ये स्टेप 2 का ग्राफ बना। मतलब जितना स्टेप होगा बेटा, याद रखना, ग्राफ में उतना पीक बनेगा, जितना स्टेप होगा उतना पीक बनेगा, ठीक है? चलो पहला ग्राफ नंबर दे रहे, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 1 यहाँ से देख कैसा क्वेश्चन आएगा, सुन ले गधे लोग। ग्राफ नंबर 1 देख करके बताओ, स्टेप 1, स्टेप 2 अकॉर्डिंग टू ग्राफ, which is RDS, which is RDS? 1 क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। हाँ, 1 में अगर देखेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब रेट कम है, और रेट कम होने का मतलब वो स्लो है, और जो स्लो होगा वही तो रेट डिटरमाइन। हाँ। यानी कि अगर ग्राफ में आपको आरडीएस पकड़ना है तो बोल क्या ढूंढेंगे हम लोग?
पिक किसका ज्यादा है? इसका पिक सबसे ज्यादा है। पिक समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सोचो तो अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए दैट यू हैव समथिंग लाइक ए बी सी डी ई और ये देखो इसका ग्राफ, एक पीक, दो पीक, तीन पीक, चार पीक है ना, 4 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। यहाँ पर ए होगा बेटा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ डी होगा, यहाँ ई होगा। देख ग्राफ समझ में आ रहा? हाँ सर। तो बोलते यहाँ कौन सा स्टेप आरडीएस हुआ? 3 सर। समझ में आया बेटा लोग? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। दो तरीके से बात करेंगे, ये लेकिन तो याद है ये चीज आप लोग बोर्ड लेवल पे पढ़े थे। यस सर। यस सर। पढ़े है ना? और हम लोग अब बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। ऐसे सुन बेटा, देख ये है आर्हेनियस का इक्वेशन। पढ़ना कैसे वो सुन ले। व्हाट इज के हेयर? रेट कांस्टेंट। व्हाट इज ए हेयर? ए के बारे में पढ़। यहाँ देख क्या कहा गया, ए क्या पढ़। ए का 3 नाम है, पढ़ो। ए का डेफिनेशन पढ़ो और ए का यूनिट पढ़ो। तो ए का डेफिनेशन क्या है बेटा? ए का डेफिनेशन है 1 सेकंड में कितना इफेक्टिव कोलिजन होगा, और क्योंकि 1 सेकंड में बात हो रहा तो यूनिट देख पर सेकंड। ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज जानना है कि ये टर्म क्या चीज होता है। नाउ फोकस ऑन दिस, दैट इज दिस। पढ़ क्या है ये? fraction of pollution with sufficient energy fraction. तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा? सुन ले, ये रिप्रेजेंट करता है ऐसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को जिसके पास इतना एनर्जी है, जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी है, जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देगा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर देगा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी से उसके पास एनर्जी ज्यादा है। समझ में आ रहा? हाँ। ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना फॉर्मूलाज को। ये देखो कई फॉर्मूला का कई सारा रूप है, सारा रूप देख लो। यहाँ देखो एक एक करके, राइट साइड में देखो, उसके बाद लेफ्ट में देखना। यहाँ देखो हमारे पास इक्वेशन है k इक्वल्स टू a e टू द पावर ऑफ माइनस ए बाई RT। अब अगर दोनों तरफ ln ले लेंगे तो ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस ए बाई r 1 बाई t। इसी ln को अगर आप log में ले लोगे तो ये लिखा जाएगा log k इज इक्वल्स टू log a माइनस e a बाई 2.303 r 1 बाई t। और अगर आपसे कहा जाए ग्राफ बनाओ ln k और 1 बाई t के वर्सेस में, या आपसे कहा जाए कि बेटा log k और 1 बाई t के वर्सेस ग्राफ बनाओ, तो देखो तो ये मेरा y एक्सिस हो गया और 1 बाई t x एक्सिस हो गया, यानी ये m है और ये c है। नेगेटिव स्लोप आए तो ग्राफ नीचे जाएगा। y इंटरसेप्ट क्या होगा? ln a होगा, और tan थीटा क्या होगा? माइनस e बाई r होगा। इसका भी ग्राफ बिल्कुल वैसे ही होगा। ln a के जगह पे log a हो जाएगा, और tan थीटा का वैल्यू जो था अब वो हो जाएगा माइनस e बाई 2.303 r। बोल, समझ में आया? ठीक है। यस सर। और दूसरी बात सुन, अगर ये ग्राफ पूछ लिया कि k और t के बीच में ग्राफ बनाओ, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिखाना बेटा। k और t के बीच में एक्सपोनेंशियल ग्राफ काम करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। और याद करो तो कुछ पढ़े थे कि मान लो टेम्परेचर T1 है तब रेट कांस्टेंट K1 है, टेम्परेचर T2 है तब रेट कांस्टेंट K2 है। यहाँ से हमारा फॉर्मूला मॉडिफाई होकर बनेगा log K2 बाई K1 इज इक्वल्स टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। पढ़े बेटा? यस यस सर। तैयार हो जाओ, पेन पेपर लेकर के। प्रॉब्लम दे रहे, ये ग्राफ है, बता दिए बेटा, ये आप पढ़ लेना। चलो क्वेश्चन दिए, सॉल्व करो। चलो B एंडोथर्मिक। डी सर। बोल कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे?
ऑक्यूपेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? पहले डेल्टा बताओ एच इज इक्वल टू EAF क्या माइनस फॉर्मूला है, EAB। बोलना रे गधी लोग, बोल बेटा। सर डेल्टा एच इज इक्वल टू EAF माइनस EAB। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड है ना। यस सिंपल सर। कैलकुलेशन से करना बेटा। देखना फॉरवर्ड 30 है, बैकवर्ड 45 है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव नेगेटिव होगा तो 130 2 सेकंड का क्वेश्चन आप लोग अटक रहे बेटा। चलो अगला ट्राई करो। सर सी। आओ देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बोल बेटा। अगर t टेंस टू इंफिनिटी है तो बोल 1/t टेंस टू व्हाट? 0 है ना। और हम लोग अभी फॉर्मूला क्या पढ़े बेटा? k इक्वल्स टू a e टू द पावर ऑफ माइनस a बाई r इंटू 1/t। तो बोल यहाँ पे 1/t का वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब e का पावर क्या होगा? अगर e का पावर 0 होगा तो k का वैल्यू क्या होगा? आपसे पूछा k, मतलब आपको चाहिए a, और आपके क्वेश्चन पे a का वैल्यू ये दिया हुआ देखो। समझे? यस सर। चलो इसको बनाओ। आज 5 भी मिले इसका और कैसे जाने 5 से जाने निकले 6 बजे तक निकले। नहीं पता है ये दोनों साथ लेंगे निकल जाएगा। अच्छा 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 नहीं असल में हुआ कौन 11 12 का लोग एक बजे बुलाए थे ना, तो आए लोग में से 4-5 बच्चे अब लोग सर हम लोग का दूसरा ट्यूशन है, ठीक है रहने तो दूसरा दिन का कोई कल साथ। हाँ तो भाई हम हमको दे ध्यान में तो तुम सारे बच्चे कुत्ते का आज ऑफिस जाएगा कितने बजे तक निकलेगा? तो साथ में चलेंगे। ठीक है हाँ आज मीटिंग कर लेंगे तो मैं कॉल किया। हाँ ठीक है
सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। बाकी लोग बोल बेटा, समझ आया? नहीं सर। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान के चलना बेटा, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है? अब मेरे से कुछ बात करो, सवाल का जवाब दो। बोलो, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी सर लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना? और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाएगा। हाँ, ठीक है। और याद रखना, जितना टाइम्स, समझ ले बात को, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा उतना ही टाइम्स रेट भी बढ़ेगा। कई बार कई ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पूछेगा कि रेट कितना टाइम बढ़ा, लेकिन उस क्वेश्चन में आर है ही नहीं, रेट का कोई बात ही नहीं है, के का बात हो रहा। तो पता करना के कितना टाइम बढ़ेगा, जितना टाइम के बढ़ेगा बेटा उतना टाइम रेट बढ़ेगा। तब हमारे इस क्वेश्चन पे पूछा रेट कितना टाइम्स बढ़ेगा, और जो डेटा है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, उसमें हम लोग जानते हैं कि K इक्वल्स टू A e टू द पावर ऑफ माइनस E बाई RT। इसमें तो भाई रेट का कोई बात ही नहीं हुआ, इसका मतलब रेट की जगह हम लोग K से काम चलाएंगे। कैसे काम चलाएंगे, पूरा एक कंसेप्ट बताने जा रहे, ध्यान से सुन। सारा कंसेप्ट बताने के बाद कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपको देगा कि भाई एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में इतना एनर्जी था, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में इतना एनर्जी था, तो रेट कितना टाइम चेंज हुआ, तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी वो भी दिखाएंगे। बट बिफोर गोइंग टू डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले कंसेप्ट को समझ। यहाँ देख, राइट साइड में देखना, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है KA e टू द पावर ऑफ माइनस E बाई RT, ठीक है? अब ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं K, और यहाँ पर मान लेते हैं P। जहां पे याद रखना P लिखेंगे इसका मतलब समझ जाना प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाँ, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और अगर A लिखेंगे तो क्या समझेंगे बेटा? एब्सेंस। एब्सेंस। इसका मतलब हो गया, देखो तुझ पे ऐसे लिख सकते A e टू द पावर ऑफ माइनस EAP बाई RT, और एक लिखते KA इज इक्वल्स टू A e टू द पावर ऑफ माइनस EA बाई RT। दोनों का रेशियो निकाल तो क्या निकलेगा, बोल? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बाय एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, यही ना? बोल, अच्छा बताओ तो कौन बड़ा है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में स्पीड ज्यादा होगा कि एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में स्पीड ज्यादा होगा? प्रेजेंस। प्रेजेंस में KP बाई KA का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। ना, आप यहाँ देखो, इसको ऐसे बोलो, इन दोनों से निकालो रेशियो, बोलो KP बाई KA। तो बेटा देखो, तो यहाँ A और A कट जाएगा यहाँ पे। अब अलजेब्रा यूज करो, E टू द पावर ऑफ, बोल क्या आएगा ऊपर? नीचे तो RT आएगा, ऊपर क्या आएगा बोल? EAA माइनस EAP। यही होगा ना? अब बोल, एब्सेंस का मतलब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी ना प्रेजेंस का मतलब ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी? एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एब्सेंस माइनस प्रेजेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 8.314। एक एक लाइन क्लियर करो बेटा, डाउट है तो बोलो। नहीं सर। है ना? तो चलो सॉल्व करते इसको। तो E का पावर क्या आएगा बेटा? रफ में सॉल्व करते, साइड में सॉल्व करते, ठीक है? E का सिर्फ पावर को सॉल्व करते, जो आंसर आएगा उसको बैठा देंगे E के ऊपर। तो हमारे पास ऊपर में कितना आएगा बोलो? ऊपर में हम लोग लिखेंगे बेटा 8.314 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि किलो जूल बोला है। नीचे R, तो R कितना होगा? 8.314, और T कितना दिया बेटा? 300। तो देख तो आंसर इतना आएगा।
यानी ये सॉल्व करने पे आया e टू द पावर 3.33। अब आप में से कोई बताएगा e का वैल्यू कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e? एनीवन हियर? e का वैल्यू बोल बेटा, जिसको नहीं मालूम है सुन ले, 2.7 होता है e का वैल्यू, नहीं है तो याद करो, और ऊपर पावर आया 3.33। चलो लॉजिक से सॉल्व करेंगे। बोल बेटा लोग, 2.7 का रफली कितना लेंगे? तो 3 और 3.33 को रफली कितना लेंगे? 4 तो 3 3 to the power 3, 27 which will be the nearest answer? 28 बताया समझ में कैसे हुआ ये? अब वापस चलो देखो तो सबसे आखिरी में जो फॉर्मूला दिया हुआ, पढ़ो तो सबसे आखिरी वाला फॉर्मूला आया समझ में? यस सर। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमारे क्वेश्चन पे कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जहां बोलेगा कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हुआ, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, बताओ। ऑप्शन बी। बी। आया बी बेटा? यस सर। बोलना, अगर आरटी Yes, के sir. बराबर हो जाएगा Yes, तो हमारा sir. फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हमारा फॉर्मूला बन जाएगा k इक्वल्स टू a e टू द पावर ऑफ -1। e टू द पावर ऑफ Yes, माइनस sir. का मतलब होगा 1 बाई e, a बाई e। इसका मतलब क्या होगा? a बाई 2.7। ठीक है, और 2.7 का अगर परसेंटेज निकालना है बेटा तो आपको क्या करना होगा? 1 बाई 2.7 इंटू 100 करके देखो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। सर ऑप्शन ए। बोल बेटा आंसर। ऑप्शन ए। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। देखो कैसे करना है, देखो इस बार कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? लॉग। ऑप्शन ए आया है। देखो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, सिर्फ आपका कैलकुलेशन और कुछ नहीं। ये बाई 2.303 r 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। अब बस ये बताओ k2 बाई k1 का वैल्यू कितना पुट करोगे आप लोग? बात करो,
बोल बेटा K2 by K1 का वैल्यू कितना होगा? कुछ सवाल पूछे ना आप लोग से। 105 by 100. 0.05 क्योंकि मान लो इनिशियल K1 को मान लो 100 है ना, आपके क्वेश्चन में बोला 5% बढ़ गया, तो 5% बढ़ने का मतलब K2 कितना हो जाएगा? 105। तो K2 by K1 क्या आएगा? 1.05 है ना, तो इसका वैल्यू 1.05 पुट करेंगे। और log 1.05 का वैल्यू देखो आपको क्वेश्चन पे दे दिया, तो आपके एक तरफ का काम आसान हो गया। R का वैल्यू कितना पुट करेंगे बेटा बोल? R का वैल्यू कितना पुट करेंगे बोल? 8.314 into 10 to the power of -3। बोल क्यों? किलोजूल। किलो जूल में दिया हुआ है ना। T1 होगा 300, T2 होगा 301। आ रहा समझ में? हाँ। ठीक है, सॉल्व कीजिए कैसे आएगा। चलो इसको सॉल्व कर तो देखिए जरा। A is equal to 2 by RT. D The option D, Delhi. होगा ना? अरे कुछ नहीं कंपेयर करना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? K equals to 3200 को ऊपर ले आ, e to the power of -32 by 8। हाँ। तो माइनस ये होता तो यही ये का वैल्यू होगा। ठीक है? यस तो बेटा लोग यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग नया चैप्टर